आदाब नाजरीन। हिंदुस्तान मिरर, दी गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट की पेशकश। हमने पिछले एपिसोड में कुछ मुख्तलिफ बात की थी। कर्नाटक रियासत के मुतालिक वो बात थी। आज फिर से हम दोबारा से एक जो दुनिया भर में वबा चल रही है, हिंदुस्तान में वबा चल रही है कोविड-19 की, उसके मुतालिक बात करना चाह रहे हैं। इस 3 महीने के लॉकडाउन पीरियड में जो वाक़यात गुज़रे हैं उस पर अगर रोशनी डालना चाहें तो किन मौज़ूआत को लिया जाए पहले, किन मौज़ूआत को बाद में लिया जाए, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये लॉकडाउन पीरियड में कोविड-19 के वजह से हो रहे अमवात, लोगों की मौत के बारे में बात की जाए? क्या उन लोगों के बारे में बात की जाए जो कोविड-19 की वजह से नहीं बल्कि दीगर बीमारियों की वजह से अमवात हो रही हैं, उनके ताल्लुक़ से बात की जाए? क्या उन बेरोज़गार लोगों के बारे में बात की जाए जो इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, आज उनके पास खाने को पैसा नहीं है, उनके ताल्लुक़ से बात की जाए? या फिर इस मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है वो जो बर्बाद हो रही है उसके ताल्लुक़ से बात की जाए? आज हम सोचने पर मजबूर हैं। बहरहाल 2 अहम चीज़ें जो इस दौरान में महसूस हुई हैं उसके ताल्लुक़ से आज हम रोशनी डालना चाहेंगे। लॉकडाउन में कई सारे पेशेंट्स जो कोविड-19 की वजह से नहीं बल्कि कोई हार्ट अटैक की वजह से, कोई डायलिसिस ना मिलने की वजह से, या फिर जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर वो फैलने वाली बीमारी कही जाती है, मानी जाती है, हिंदुस्तान में उसका बहुत ज़्यादा असर रहा है, वो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस की। उसके ताल्लुक़ से अगर देखा जाए या फिर दीगर बीमारियों के बारे में देखा जाए तो उसके ताल्लुक़ से उस निमोनिया ले लीजिए, या फिर आम फहम अगर किसी को बुखार है उसके ताल्लुक़ से बात की जाए तो हम अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है जिसने अपनी शपथ ली हुई है कि लोगों की हिफाजत करेंगे, बीमारियों से उनको बचाने का जो उनका मकसद है, उसमें नाकामयाब होते हुए महसूस हो रहे हैं। 1918 में, 1914 में वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, रेड क्रॉस, और उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद एक ही था कि लोगों को उस वक्त में जो जंगों में मर रहे थे या जंगों में ज़ख्मी हो रहे थे उनकी जान किस तरीके से बचाई जाए। आज वो उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने नज़र नहीं आ रही हैं इस कोविड-19 के वजह से जो अमवात हो रही हैं, या उसके अलावा दूसरे बीमारियों की वजह से अमवात हो रही हैं। उनकी हिफाजत कैसे की जाए उसके ताल्लुक़ से तमाम तर जितने भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं, तमाम तर जितने भी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो लोग सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें हम हुकूमत का कसूर बताएं, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर बताएं, इसमें हम डॉक्टर्स का कसूर बताएं, या फिर जो है इसमें नर्सेस का कसूर बताएं, किसका कसूर बताएं? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग, जैसे हिंदुस्तान में एक बहुत ही आम लोग, एक जो बच्चे होते हैं वो एक खेल खेलते हैं, खो खो में एक दूसरे के ऊपर हाथ लगा देकर उसको ढकेल दिया जाता है कि वो आगे जाके दूसरे बंदे को हाथ लगाए और वो बैठ जाता है। तो इसी तरीके का लग रहा है कि कहीं गवर्नमेंट बोल रही है कि जो है ये मेडिकल फ्रेटर्निटी को आगे आना चाहिए, कहीं पर मेडिकल फ्रेटर्निटी अपने हाथ उठा रही है कि हमारे पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से हम सामने नहीं आ सकते हैं। और डॉक्टर्स भी आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, और जो उन्होंने शपथ ली हुई है वो शपथ का वो लोग जो है हक बजा नहीं ला रहे हैं। आखिर इस तरीके से अगर काम होता रहेगा तो ना तो हम कोविड-19 के मुतासिर जो लोग हैं उनको बचा पाएंगे, और ना ही उन लोगों को बचा पाएंगे जो दीगर बीमारियों की वजह से मरने की कगार पर आ रहे हैं। आज हम सुन रहे हैं कई सारी जगहों पर, हमारे शहर गुलबर्गा की बात ले लीजिए, या हैदराबाद की बात ले लीजिए, बेंगलोर की बात ले लीजिए, कहीं पर भी आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, आप लोग सुन रहे होंगे कि फ़लाँ शख्स हार्ट अटैक की वजह से मर गया। अब वो हार्ट अटैक की वजह से क्यों मरा? क्या उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाए? इसके बारे में आवाज़ नहीं उठ पा रही है। और मेडिकल फ्रेटर्निटी बड़े ही अफसोस के साथ उनके सामने आज हम मजबूर हो चुके हैं कि वो लोग अपने हॉस्पिटल्स तक खोलने के लिए तैयार हैं। 3 महीने के लॉकडाउन में कई सारे हॉस्पिटल्स बंद थे, लोग जाएं तो जाएं कहाँ? डॉक्टर्स उनका इलाज करने के लिए खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं।
चाहे वो निमोनिया रहे या बुखार रहे या फिर जो है किडनी पेशेंट रहे, हार्ट पेशेंट रहे। कई सारे लोग होते हैं जिनको जो है छोटी सी बीमारी की वजह से वो बड़ी हो जाती है और उसके नतीजे में वो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उनके हिफाजत के लिए किस तरीके के इक़दाम लिए जा रहे हैं? गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही बीमारी के ऊपर तवज्जो देना भी नुकसानदेह है। कोविड-19 को लेकर गवर्नमेंट उसी के ऊपर तवज्जो दे रही है, उसी के ऊपर फोकस कर रही है। दीगर अमवात में वो लोग उस पर तवज्जो ही नहीं देना चाह रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस के अमराज की वजह से लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है। गवर्नमेंट का सबसे अहम तरीन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो उनका अव्वलीन मकसद ये होता था कि वो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को ट्रीट करें। आज उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई सारे वजूहात हो रही हैं जिसकी वजह से गैर कोविड-19 के पेशेंट्स भी मर रहे हैं। उनकी बीमारी को दूर करने के लिए मौसर पैमाने पर काम नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल्स बंद हैं या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। एक अगर मैं मिसाल लेना चाहूँ, HBS हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी की रिसेंटली एक वीडियो आई थी जो बेंगलुरु में है। डॉक्टर मतीन नाम है उनका, तहा मतीन। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास बेड्स मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो रात का कोई मंजर है हॉस्पिटल का जिसमें सिर्फ एक डॉक्टर या एक नर्स मौजूद है, बाकी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है दिन के औकात में। वजूहात डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि हमें सर दर्द दे रहा है या हमें बुखार है या फिर हमारी उम्र ज़्यादा है, हमारे दीगर हम लोगों को भी अमराज हैं जिसकी वजह से हम सामने खुलकर नहीं आ सकते हैं। अगर यूं ही चलता रहेगा तो ये पेशेंट्स का इलाज किस अंदाज में हो सकता है? उनकी कही हुई वही बात को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि जो उन्होंने कही है कि एक वक्त रहता है जब आर्मी को फोरफ्रंट पे रहना पड़ता है, एक वक्त रहता है जब फायर डिपार्टमेंट को फोरफ्रंट पे रहना पड़ता है, एक वक्त रहता है जब पुलिस को फोरफ्रंट पे रहना पड़ता है, और एक ऐसा वक्त आया है तारीख में कि आज डॉक्टर्स को और मेडिकल फ्रेटर्निटी को फोरफ्रंट पे रहने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं है। कई सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए अपने जान तक परवाह ना करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो महज ये बीमारी का एक बहाना ले लीजिए कि वो लोग जो है अब इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। हार्ट सर्जन्स हैं, अस्पतालों में वो आने के लिए तैयार नहीं है, हार्ट के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आखिर चलेगा कब तक? हमारा हेल्थ केयर सिस्टम आज चरमरा चुका है, बुरी तरीके से चरमरा चुका है। हमारे पास गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस 3 महीने के पीरियड में जिसमें उन्होंने लॉकडाउन किया था, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट रहे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, उनको ये चाहिए था कि फैसिलिटीज़ को 3 गुना कर देते या 4 गुना कर देते। लेकिन हम ये देखते हैं हमारे ही शहर में वेंटिलेटर्स जो 3 महीने पहले थे उतनी ही वेंटिलेटर शायद आज भी उतनी ही है। 40 से 50 वेंटिलेटर्स के साथ आज हमारा शहर जो है कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने पर मजबूर है। इजाफा क्यों नहीं हो पाया है? क्या फंड नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर उसका सही से क्यों इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है? वेंटिलेटर्स और ज़्यादा मजीद क्यों नहीं खरीदे जा रहे हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी महसूस होती है पेशेंट्स को जो कोविड-19 के शिकार हैं। अगर कोई डॉक्टर को जो फोरफ्रंट पर है उसको तक इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल लाखों रुपए मांगने लगे, तो फिर आम आदमी का, एक मिडिल क्लास आदमी का हो या फिर एक गरीब आदमी का हो, इलाज किस अंदाज से हो रहा होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तेलंगाना की, हैदराबाद की एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर जो कि सिविल अस्पताल की वहाँ के कोविड-19 में जूझ रही थी, वो खुद बीमार हो गई तो उसने प्राइवेट अस्पताल का रुख किया और एक दिन के अस्पताल का बिल 1,19,000 रुपये लगाया गया उसको। बाद में जब अस्पताल से पूछा गया कि आपने इतना बिल क्यों लगाया, तो उन्होंने ये कहा कि जो है हमारी सर्विसेज हैं और जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उसका हमने इतना चार्ज किया है। जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप लोग ज़्यादा पेशेंट्स से इस ताल्लुक़ से बिल ना लें। कर्नाटक में भी पता नहीं कितने अस्पतालों में बिल्स ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट्स को। गवर्नमेंट अस्पताल में पेशेंट्स मौजूद हैं, उनका ट्रीटमेंट किस अंदाज से हो रहा है? आज कोई सफाई ना तो क्लियरली गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, ना कोई सफाई देने के लिए तैयार है। आज कोई सफाई ना तो क्लियरली गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, ना कोई सफाई ना तो क्लियरली गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। आज कोई सफाई ना तो क्लियरली गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है।
और ना ही प्राइवेट अस्पताल खुलकर सामने आ रहे हैं लोगों का इलाज करने के लिए। डॉक्टर सुधाकर जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ वो कोविड-19 के इंचार्ज हैं बेंगलुरु के, उनका ये कहना है कि 78% प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स मौजूद हैं, वेकेंट हैं। अगर वेकेंट हैं तब ये शिकायत क्यों आ रही है कि बेड्स की कमी है या अस्पताल इलाज के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? ये क्यों शिकायत आ रही है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि वो सेंट्रल बेड अलॉटमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बनाएगी और ट्रैक करेगी कि बेड्स कितने अवेलेबल हैं प्राइवेट अस्पतालों में। और वहीं पर प्राइवेट अस्पताल क्या कर रहे हैं, आप ये भी गौर कीजिए। उन्होंने पैकेजेस अनाउंस किए हैं, होम आइसोलेशन पैकेजेस, यानी कि अगर कोई चाह रहा है कि घर में इलाज हो और प्रिवेंटिव केयर लेना चाह रहा है तो उसके लिए ये सारे ये जो पैकेजेस हैं वो अनाउंस हो रहे हैं। 7 दिन के पैकेज का 2500 के करीब अस्पताल ले रहे हैं। 3 अस्पताल के नाम आए हैं जो ये पैकेजेस अनाउंस किए हैं। ब्रुकफील्ड हॉस्पिटल है, RxDX हॉस्पिटल है और प्रक्रिया हॉस्पिटल है। ये 3 बेंगलोर के अस्पताल हैं जो ये पैकेजेस अनाउंस किए हैं अलग अलग। कोई 10,000 रुपये ले रहा है एक हफ्ते का और कोई जो है 2,500 रुपये ले रहा है। तो ये अगर बेड्स अवेलेबल हैं तो उनका ट्रीटमेंट वहीं पर क्यों नहीं हो रहा है? ये अनाउंसमेंट क्यों हो रहे हैं पैकेजेस के? ये बात बड़े ही हैरानी वाली है कि कर्नाटक में जितने अस्पताल हैं वो काफ़ी हैं अगर वो कोविड-19 के साथ साथ दीगर अमराज का भी इलाज करना चाहते हैं तो। लेकिन हम देख रहे हैं कि अस्पताल बीमारियों का इलाज सही से नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ अमराज के लिए जब लोग जा रहे हैं तो उनको वापस भेज दिया जा रहा है, या फिर अगर वो हार्ट पेशेंट है तो वो अगर हॉस्पिटल तक आ गया है तो मुमकिन है कि उसको जो है वहीं पर इतना वक्त लग जाता है उसको एडमिट करने में कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को संजीदा होना पड़ेगा। उन्होंने जो शपथ ली है उस पर अमल करना पड़ेगा और डॉक्टर्स को अमल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये बीमारी के साथ की वजह से तो लोग मर ही जा रहे हैं, इसके अलावा भी दीगर बीमारियों की वजह से अमवात होते रहेंगे। अगर हेल्थ केयर सिस्टम हमारा, इससे पहले के एपिसोड में भी मैंने बात कही कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। 3 महीने पहले लॉकडाउन के पहले हफ्ते में हम लोगों ने एपिसोड बनाया था और उसमें ये बात कही थी कि केरला के पैटर्न पर अगर काम होगा तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इस बीमारी को रोकने में कामयाब हो जाए। और ICMR क्या कर रहा है? ICMR के हेड ये कह रहे हैं कि 15 तारीख तक रिसर्च लैब्स को वैक्सीन ईजाद कर लेनी चाहिए ताकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख के दिन, अगस्त 15 को ये अनाउंस कर सकें कि फलां वैक्सीन ईजाद हो चुकी है। तो एक बीमारी, कोई भी तारीख है दुनिया की तारीख में अब तक अगर कोई बीमारी का सबसे जल्दी इलाज पाया गया है तो वो मम्स की बीमारी है जिसमें 3 साल लगे हैं उसका इलाज हासिल करने में। अब अचानक से इलाज कैसे इतनी फौरी तौर पर वैक्सीन मिल जाएगा? क्या हमारा जुडिशरी से लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, पुलिस से लेकर, अब मेडिकल जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ICMR जैसे, वो भी गुलाम होते जा रहे हैं, वो भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, हुकूमत के सामने कमज़ोर पाए जा रहे हैं कि हुकूमत अगर प्रेशर डाल देती है तो वो लोग जो है आगे उनकी हर बात को अमल करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है। मेडिकल हमारे लिए, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, उसका बेहतर अगर तरीक़ा अपनाया जाता तो आज ये हम हालात पे नहीं पहुंचते जहां पर 20,000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 की वजह से मर चुके हैं। आज हम कसूरवार कौन है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हालात को बेहतर करने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट के लिए अगर सही से उन लोग, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़े तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि हम इस बीमारी को रोकने में और उसका इलाज सही से करने में और इसके अमवात को कम करने में कामयाब हो सकते हैं।
हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से और डॉक्टर से कि आप लोग फ्रंट लाइन पर हैं, आप लोगों की हमें सख्त ज़रूरत है। आज आप इन अमवात को रोकना चाहें तो ये आपके हाथ में है, आपके इख्तियार में है। इसको रोका जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। इसी गुजारिश के साथ हिंदुस्तान मिरर के इस एपिसोड से हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।